राजस्थान में 1857 की क्रांति है। इस क्रांति के अंदर जो एरिनपुरा छावनी है, एरिनपुरा छावनी, इस एरिनपुरा छावनी के सैनिक, इसके अलावा अहुआ ठिकाने के सामंत जिनका नाम है कुशाल सिंह चंपावत, उन्होंने जो युद्ध किए थे उन युद्धों के बारे में अधिकतर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। एरिनपुरा छावनी में सबसे पहले तो विद्रोह की शुरुआत होती है 21 अगस्त 1857 ईस्वी को। यहां पर एरिनपुरा छावनी में विद्रोह की शुरुआत होती है। इसके बाद में देखो यहां पर एरिनपुरा छावनी के जो सैनिक है ये जब दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे थे तो यहां पर अहुआ ठिकाने के सामंत कुशाल सिंह चंपावत उनको अपनी तरफ मिला लेते हैं और अपने साथ में रखकर वो युद्ध करते हैं। सबसे पहले कुशाल सिंह चंपावत जो युद्ध करते हैं उस युद्ध का नाम है बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध, इस युद्ध के बारे में कल की क्लास में अपन ने चर्चा की थी। ये युद्ध कब हुआ था, एक तो आपको डेट याद रखनी है इसकी, 8 सितंबर 1857। ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था ये आपको याद रखना है। कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत वर्सेज, एक तरफ था जोधपुर का राजा तख्त सिंह, इसका सेनापति था जिसका नाम था ओनाल्ड सिंह, जो जोधपुर का किलेदार भी था, वो वहां पर लड़ते हुए मारा जाता है। ये जो कुशाल सिंह चंपावत है ये इस युद्ध में जीत जाता है, विजयी होती है इसकी। इसके बाद में देखो यहां पर इस कुशाल सिंह चंपावत ने जो अगला युद्ध किया था उसका नाम था चेलावास का युद्ध। पाली के पास में स्थान है चेलावास, वहां पर युद्ध होता है, इस वजह से उसको बोलते हैं चेलावास का युद्ध। तो यहां पर देखो चेलावास का युद्ध कब होता है, डेट आपको याद होनी चाहिए। चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 ईस्वी को। और ये जो युद्ध है चेलावास का युद्ध, ये किस किस के मध्य होता है, एक तरफ कुशाल सिंह चंपावत वर्सेज, एक तरफ अंग्रेज अधिकारियों की सेना थी, राजस्थान का एजीजी यहां पर युद्ध करने के लिए आया था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट यहां पर युद्ध करने के लिए आया था जिसका नाम था मैक मेसन। तो यहां पर देखो एक तरफ राजस्थान के लोग थे, एक तरफ अंग्रेज थे। तो इस युद्ध का, इस चेलावास के युद्ध का दूसरा नाम है, इसको गोरा कालो का युद्ध भी कहा जाता है। एक तरफ गोरे लोग लड़ रहे थे और एक तरफ काले लोग लड़ रहे थे। वैसे ये काले नहीं बोलना चाहिए, इसको कम काले बोलना चाहिए, लेकिन क्या करें, यहां पर इस युद्ध का नाम कर्नल जेम्स टोड जब इतिहास लिखता है तो वो इतिहास के ग्रंथों में लिखकर चला जाता है इस युद्ध का नाम गोरे कालो का युद्ध, गोरा कालो का युद्ध। इसी युद्ध का दूसरा नाम है ये, इसी को चेलावास का युद्ध कहते हैं, इसी को गोरा कालो का युद्ध कहते हैं। यहां पर इस युद्ध में दोबारा जीत होती है कुशाल सिंह चंपावत की। कुशाल सिंह चंपावत इस युद्ध में जीत जाता है, विजय होती है इसकी। ये दोनों के दोनों हार जाते हैं। ये मैक मेसन यहां पर युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। कुशाल सिंह के सैनिक इस मैक मेसन को पकड़ के इसकी गर्दन काट देते हैं और अहुआ के किले के बाहर इसकी गर्दन लटका देते हैं। डांस वगैरह भी करते हैं वहां पर कि ढोल बाजे चंग बाजे भेड़ो बाजे बांकियो, मैक मेसन को सर काट के अहुआ माथे टांकियो, इस प्रकार से वहां पर डांस वगैरह भी करते हैं। इस युद्ध में दोबारा फिर कुशाल सिंह चंपावत की जीत होती है। आगे देखो यहां पर लगभग 4 महीने तक किसी भी अंग्रेज अधिकारी की हिम्मत नहीं होती है कि वो कुशाल सिंह चंपावत के साथ में युद्ध करने के लिए आए। इसके जस्ट 4 महीने बाद में एक अंग्रेज अधिकारी कर्नल होम्स संपूर्ण भारत से अपनी शक्तिशाली सेना इकट्ठी करता है और सेना इकट्ठी करके यहां पर इस अहुआ के किले पर आक्रमण करता है। अहुआ के किले पर डायरेक्ट आक्रमण करता है, इस वजह से युद्ध का नाम है अहुआ का युद्ध। युद्ध का जो नाम है, युद्ध का नाम है अहुआ का युद्ध। अहुआ का युद्ध होता है 20 जनवरी 1858 ईस्वी को। और ये जो अहुआ का युद्ध है, ये अहुआ का युद्ध होता है, एक तरफ कुशाल सिंह चंपावत था, और एक तरफ अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कर्नल होम्स। अंग्रेज अधिकारी कर्नल होम्स।
यहां पर देखो आउवा का जो किला बना हुआ है वहीं पर अंग्रेज अधिकारी अपनी सेना लेकर चला जाता है और उस किले के ऊपर जाकर आक्रमण कर देता है। वहां पर जितने भी सैनिक वगैरह थे उनसे युद्ध शुरू कर देता है। आउवा में युद्ध होता है, इस वजह से युद्ध का नाम है आउवा का युद्ध। युद्ध होता है 20 जनवरी 1858 को। इससे पहले दो युद्ध हुए, बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध। उन दोनों युद्धों के अंदर कुशाल सिंह चंपावत जीत जाता है, अंग्रेजों की ढंग से धुलाई करता है, अंग्रेज हार कर चले जाते हैं। लेकिन जब यहां पर 20 जनवरी को सेना लेकर आता है कर्नल होम्स, ये संपूर्ण भारत से शक्तिशाली सेना इकट्ठी करके लेकर आता है और आउवा के किले पर जब आक्रमण करता है, एक दो दिन तक तो यहां पर ये कुशाल सिंह चंपावत युद्ध भूमि के अंदर रुका रहता है, एक दो दिन तक युद्ध चलता रहता है। लेकिन कुशाल सिंह चंपावत को लगता है कि युद्ध जीत नहीं पाएंगे, तो कुशाल सिंह चंपावत क्या करता है, अपना किला अपने भाई पृथ्वी सिंह लांबिया को सौंप देता है, अपने दोस्त को सौंप देता है और वापस ये यहां से दक्षिणी राजस्थान की तरफ चला जाता है। और इस युद्ध के अंदर जीत हो जाती है कर्नल होम्स की। कर्नल होम्स 4 दिन तक वहां पर संघर्ष करता है और 4 दिन तक संघर्ष करने के बाद में 24 जनवरी 1858 ईस्वी को आउवा के किले पर खुद का अधिकार स्थापित कर लेता है। और वहां पर एक माताजी का मंदिर बना हुआ था, आउवा के किले के जस्ट बाहर एक माताजी का मंदिर बना हुआ था। उस माताजी के मंदिर के अंदर कर्नल होम्स चला जाता है। कुछ वहां के लोग बोलते हैं कि ये जो कुशाल सिंह चंपावत है, इसने पहले 2 युद्ध जीते थे, इसी माता की मेहर थी इसके ऊपर, इस माता ने इसको आशीर्वाद दे रखा था। और कुशाल सिंह के सैनिक जब घायल होते तो ये जो माता है इसके सैनिकों को घायल अवस्था में वापस जिंदा कर देती थी, मरने के बाद में भी ये माता वापस उसको जिंदा कर देती थी। तो कर्नल होम्स क्या करता है, उस माता के मंदिर में जाता है और उस माता की मूर्ति उठा लेता है। उस माता की मूर्ति वहां से उठाकर अजमेर में लेकर आ जाता है। अजमेर के राजपुताना जो संग्रहालय है उसमें लाकर उसको रख देता है। कर्नल होम्स सोचता है कि ये माता यदि यहां पर रहेगी तो इसके मरे हुए सैनिकों को वापस जिंदा कर देगी और ये वापस खुद भी जिंदा हो जाएगा, यहां पर जो भी सेनापति वगैरह मरा है वो भी जिंदा हो जाएगा और वापस युद्ध करने आ जाएगा। कुशाल सिंह तो किला छोड़कर चला गया था दक्षिणी राजस्थान में, लेकिन बाकी सेना वहां पर लड़ते हुए मारी जाती है। वो जो सुगाली माता है, उस सुगाली माता को 1857 की कुल देवी कहा जाता है। 1857 की जो क्रांति है उसकी कुल देवी उसको कहा जाता है। सुगाली माता के 10 सिर थे, 54 हाथ थे उसके, 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी थी सुगाली माता। तो यहां पर देखो ये जो युद्ध है, इस युद्ध के अंदर जीत होती है कर्नल होम्स की, विजय होता है, ये जीत जाते हैं कर्नल होम्स युद्ध के अंदर। और यहां पर 24 जनवरी 1858 को आवा के किले पर अधिकार कर लेते हैं। 24 जनवरी 1858 ईस्वी को कर्नल होम्स ने आवा के किले पर अधिकार कर लिया। आवा के किले पर अधिकार कर लेते हैं और यहां से जो शक्तिशाली देवी थी, जो कुशाल सिंह चंपावत को जिसने आशीर्वाद दे रखा था, उस देवी की मूर्ति ये उठाकर अजमेर में लेकर आ जाता है और वर्तमान में वही मूर्ति पाली के बागड़ संग्रहालय के अंदर रखी हुई है। तो यहां पर उस देवी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कर्नल होम्स सुगाली माता की मूर्ति आवा से अजमेर के राजपुताना संग्रहालय में रखवा देते हैं। वर्तमान में ये जो मूर्ति है ये पाली के बागड़ संग्रहालय में रखी हुई है। वर्तमान में यह जो मूर्ति है पाली के बागड़ संग्रहालय में रखी हुई है। और इस सुगाली माता को 10 सिर 54 हाथ वाली देवी कहा जाता है। सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी इसको कहते हैं।
जो चंपावत है, चंपावतों की कुल देवी इसको कहा जाता है। इसके अलावा देखो ये जो देवी है इसके 10 सिर थे, 10 सिर, 54 हाथ थे इसके, 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी है ये सुगाली माता। यहां पर सुगाली माता अपनी शक्ति कुशाल सिंह चंपावत की तरफ रखती है, कुशाल सिंह चंपावत का साथ देती है। इस वजह से कुशाल सिंह चंपावत 2 युद्ध जीत जाता है और लास्ट का तीसरा युद्ध हार जाता है और हार कर दक्षिणी राजस्थान में चला जाता है। अपना जो किला है ये किला पृथ्वी सिंह लांबिया को सौंप कर चला जाता है। यहीं पर देखो इस अवा के युद्ध के जस्ट पास में यहां पर इसके कुशाल सिंह चंपावत के बारे में एक पॉइंट आपको और नोट करना है। कुशाल सिंह अपना किला पृथ्वी सिंह लांबिया को सौंपकर दक्षिणी राजस्थान चले जाते हैं, दक्षिणी राजस्थान में जाकर वहां पर रहने लग जाते हैं। इसके बाद में देखो यहां पर ये जो कुशाल सिंह चंपावत है खूब दिनों तक अंग्रेजों से छुपकर भागते रहते हैं, अंग्रेजों से बचकर भागते रहते हैं। लेकिन कुशाल सिंह चंपावत सोचते हैं कि कितने दिन भागेंगे, 1-2 साल तक तो ये छुपकर रहते हैं। कुशाल सिंह चंपावत कोठारिया के जो सामंत थे जिनका नाम था जोध सिंह, सलुम्बर के सामंत थे केसरी सिंह, उनके पास में जाकर शरण लेते हैं, उनके पास में जाकर छुप जाते हैं। इसके बाद में जब पार नहीं पड़ती है तो कुशाल सिंह चंपावत क्या करते हैं, निमत छावनी में जाकर वहां पर आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो यहां पर किस किस के पास में शरण लेते हैं ये दोनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले तो देखो यहां पर ये जो कुशाल सिंह चंपावत है, सलुम्बर, कोठारिया, ये 2 ठिकाने हैं मेवाड़ के अंदर। सलुम्बर का सामंत था जिसका नाम था केसरी सिंह, कोठारिया का सामंत था जिसका नाम था जोध सिंह। इन दोनों के पास में शरण लेते हैं कुशाल सिंह। कुशाल सिंह ने शरण ली, इन दोनों के पास में इस आउवा से आ जाते हैं। आउवा से अपना किला पृथ्वी सिंह लांबिया को सौंपकर सलुम्बर के और कोठारिया के जो सामंत हैं केसरी सिंह और जोध सिंह, इनके पास में आकर छुपकर रहने लग जाते हैं। अंग्रेज इनको ढूंढते रहते हैं और जब लास्ट में कुशाल सिंह चंपावत को लगता है कि कितने दिन छुपते फिरेंगे, तो ये कुशाल सिंह चंपावत क्या करता है, यहां से इस दक्षिणी राजस्थान के अंदर पास में ही जो छावनी है जिसका नाम है निमत छावनी, इस निमत छावनी में कुशाल सिंह चंपावत चला जाता है और निमत छावनी में जाकर 8 अगस्त 1860 ईस्वी के अंदर निमत छावनी में कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर देता है और वहां जाकर कुशाल सिंह चंपावत बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तुम्हारे खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ मैंने कोई क्रांति नहीं की, मेरी जो लड़ाई थी वो मारवाड़ के राजा तख्त सिंह के साथ में थी। मारवाड़ के राजा तख्त सिंह मेरे कहने पर बिथोड़ा का सामंत नहीं बनाया उन्होंने, कांजी को उन्होंने सामंत बना दिया और मैंने कांजी को सल्टा दिया। तो मेरी और मारवाड़ के राजा की लड़ाई थी तख्त सिंह की और मेरी लड़ाई थी। अब आपके सैनिक बीच में आ गए, अपने देश के काम में आ गए, लपेटे में आ गए, तो मैं क्या करूं, इसमें मेरी गलती थोड़ी है। कुशाल सिंह चंपावत निमच में जाकर अंग्रेजों को बोलता है। 8 अगस्त 1860 में ये निमच छावनी में जाकर कुशाल सिंह चंपावत आत्मसमर्पण करता है और वहां जाकर बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, यदि मेरी गलती हो तो आप जांच करवा लो, जांच करवा कर पता कर लो, यदि मेरी गलती हो तो आपको जो सजा देनी है वो मुझे मंजूर है। अंग्रेज भी सोचते हैं कि बंदा बोल रहा है, कुछ ना कुछ सच हो सकता है, तो अंग्रेज क्या करते हैं, फिर इस कुशाल सिंह की जांच के लिए आयोग बनाते हैं जिसका नाम है मेजर टेलर आयोग। मेजर टेलर आयोग बनाकर
फिर जांच करवाते हैं कि किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी। क्योंकि अंग्रेज अधिकारी पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन मारा गया था, तो अंग्रेजों की एक प्रकार से दुश्मनी थी। तो यहां पर देखो एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि कुशाल सिंह चंपावत ने कहां पर अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया था, तो वो छावनी है नीमच छावनी। कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया। 8 अगस्त 1860 को ये आत्मसमर्पण करता है और इसके बाद में इस कुशाल सिंह की जांच के लिए आयोग बनता है। कुशाल सिंह चंपावत बोलता है कि यदि मेरी गलती है तो आप जांच करवा लो, और जांच के अंदर सही निकलता है तो आप जो सजा देना चाहो वो मंजूर है। अंग्रेज जांच करवाते हैं, जांच करवाने के लिए आयोग बनाते हैं, उसका नाम है मेजर टेलर आयोग। कुशाल सिंह की जांच के लिए मेजर टेलर आयोग बनाया गया। मेजर टेलर आयोग बनाया गया। मेजर टेलर आयोग बनाते हैं और मेजर टेलर आयोग फिर इस कुशाल सिंह चंपावत को बाइज्जत बरी कर देता है। मेजर टेलर आयोग इसको 10 नवंबर 1860 ईस्वी को बाइज्जत बरी कर देता है। मेजर टेलर आयोग ने 10 नवंबर 1860 ईस्वी को कुशाल सिंह चंपावत को रिहा किया। मेजर टेलर आयोग जितने भी अधिकारी वगैरह थे जांच करते हैं और जांच करने के बाद में पता लगाते हैं कि इसकी गलती थी या नहीं थी। तो वहां पर टेलर आयोग के अधिकारी भी जाकर जांच करते हैं। जांच में पाया गया कि राजा तख्त सिंह और इस आवा के सामंत कुशाल सिंह के बीच में लड़ाई चल रही थी। अब अंग्रेज अधिकारी बीच में आ गए, लपेटे में आ गए, तो क्या करे बेचारा। तो राजस्थान का एकमात्र सामंत था, एकमात्र व्यक्ति था जो इतना इंटेलिजेंट था कि अंग्रेजों की ढंग से धुलाई भी करता है और बाइज्जत बरी भी हो जाता है। एक को तो बेचारे को मैकमेसन को तो मार दिया था, मारकर आवा के किले के बाहर सर वहां पर टिका दिया था। उसका डांस वगैरह भी करते हैं कि ढोल बाजे, चंग बाजे, भेड़ो बाजे, बांकियो, मैकमेसन को सर काट कर अवा माथे टांकियो। तो ऐसा इंटेलिजेंट बंदा था कुशाल सिंह चंपावत जो अंग्रेजों की ढंग से धुलाई करता है, और यहां पर मेजर टेलर आयोग इसको बाइज्जत बरी भी कर देता है। और बाइज्जत बरी करने के बाद में ये कुशाल सिंह चंपावत है, ये दक्षिणी राजस्थान में रहता है और उदयपुर के अंदर इसका देहांत हो जाता है। 25 जुलाई 1864 ईस्वी को इसका उदयपुर में देहांत हो जाता है। 25 जुलाई 1864 ईस्वी को उदयपुर में कुशाल सिंह का देहांत हो गया। उदयपुर में इसका देहांत हो जाता है। अब देखो यहां पर वीडियो के अंदर इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। आवा के विद्रोह से, एरिनपुरा छावनी के विद्रोह से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एरिनपुरा छावनी के अंदर विद्रोह हुआ, आवा के अंदर विद्रोह हुआ। यहां पर इस विद्रोह की जो प्लानिंग है, इसकी योजना है, वो कहां से बनाई गई थी। वीडियो के अंदर जो लास्ट में एग्जाम लगी थी लास्ट टाइम में, उसमें क्वेश्चन पूछा था। आवा के अंदर एक मंदिर है शंकर भगवान का जिसका नाम है कामेश्वर महादेव मंदिर। उस कामेश्वर महादेव के मंदिर में आवा का जो विद्रोह हुआ था, इसकी योजना बनाई गई थी। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, दोबारा पूछ सकते हैं, ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना। आवा विद्रोह की योजना आवा विद्रोह की योजना कामेश्वर महादेव मंदिर
पाली में बनाई गई। कामेश्वर महादेव का जो मंदिर है पाली के अंदर, वहां पर अवा के विद्रोह की योजना बनाई गई। इसके बाद में देखो यहां पर ये राजस्थान की प्रमुख छावनियों के विद्रोह कंप्लीट है। राजस्थान की 4 छावनियों के अंदर अंग्रेजों की धुलाई होती है, अंग्रेजों की ढंग से धुलाई होती है 4 छावनियों में, और 2 छावनियों में कोई विद्रोह नहीं होता है। 4 छावनियों में विद्रोह कौन कौन सी में होता है? पहली छावनी है जिसका नाम है नसीराबाद, उसके बाद में नीमच, नीमच के बाद में देवली, और देवली के बाद में एरिनपुरा छावनी। 2 छावनियों में लड़ाई नहीं होती है, वहां के सैनिक किसी भी अंग्रेज अधिकारी की पिटाई नहीं करते हैं। 2 छावनी है, एक तो खेरवाड़ा छावनी और एक है ब्यावर छावनी। इन दोनों के अंदर कहीं पर भी अंग्रेजों की कोई पिटाई नहीं होती है। इसके बाद में देखो यहां पर राजा जो अलग अलग रियासतें हैं, अलग अलग रियासतों के अंदर राजाओं के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ भी विद्रोह होता है। जनता विद्रोह करती है, छावनियों के अंदर तो सैनिक विद्रोह करते हैं, वो तो एक क्रांति हो गई। लेकिन रियासतों के अंदर राजाओं के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जनता विद्रोह करती है, उसको बोलते हैं जन विद्रोह। तो राजस्थान में अलग अलग रियासतों में अलग अलग जगह पर जन विद्रोह हुआ था। कौन सी रियासत में जन विद्रोह कब हुआ था, इसके बारे में एग्जाम के अंदर पूछते हैं। मुख्य रूप से राजस्थान का जो मुख्य जन विद्रोह का केंद्र था वो कोटा था। कोटा के बारे में एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहां पर देखो राजस्थान के अंदर अलग अलग जगह पर जन विद्रोह हुआ था। तो जनता ने जो विद्रोह किया, जनता ने अंग्रेजों की धुलाई की, वो जन विद्रोह हो गया। सैनिकों ने विद्रोह किया तो वो एक प्रकार से क्रांति हो गई, सैनिक विद्रोह हो गया। तो राजस्थान में कोटा का जन विद्रोह सबसे पहले लिखो आप, कोटा का जन विद्रोह। कोटा में जनता ने जो विद्रोह किया था, यहां पर देखो सबसे पहले कोटा में जन विद्रोह हुआ। इस जगह पर पॉलिटिकल एजेंट कौन था, यहां का राजा कौन था, यहां पर जन विद्रोह कब होता है? जन विद्रोह की शुरुआत किसके नेतृत्व में यहां पर जन विद्रोह होता है? नेतृत्व करता। तो यहां पर देखो यहां का कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम था बटन, यहां का राजा था जिसका नाम था राम सिंह सेकंड। इसके अलावा देखो यहां पर जन विद्रोह की शुरुआत होती है 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। लेब असिस्टेंट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, लेब असिस्टेंट 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि कोटा में जन विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। इसके अलावा देखो यहां पर नेतृत्वकर्ता कौन थे, यहां पर नेतृत्वकर्ता थे एक तो जयदयाल और एक था मेहराब खान। मेहराब खान ये करौली का था, जयदयाल ये भरतपुर का था। एक तो राजा की सेना के अंदर रिसालदार था और एक राजा की सेना के अंदर वकील था। जयदयाल और मेहराब खान एक वकील था और सेना के अंदर एक अधिकारी था, सैनिक अधिकारी था। यहां पर कोटा का जन विद्रोह सबसे पहले यहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बटन यहां का पॉलिटिकल एजेंट था, यहां के राजा थे राम सिंह सेकंड। यहां पर जन विद्रोह की शुरुआत होती है 15 अक्टूबर 1857 को। और यहां पर जन विद्रोह किस किस के नेतृत्व में होता है? जयदयाल और मेहराब खान के नेतृत्व में यहां पर जन विद्रोह होता है। क्यों विद्रोह होता है, क्या कारण था? यहां पर देखो जयदयाल और मेहराब खान दोनों आराम से राजा के दरबार में रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अंग्रेज अधिकारी पॉलिटिकल एजेंट बटन, भारत के अंदर अलग अलग जगह क्रांति हो रही थी। बटन सोचता है कि यहां पर क्रांति नहीं हो जाए, कोटा के अंदर क्रांति नहीं हो जाए, तो बटन सोचता है कि यहां पर कौन कौन होशियार आदमी है, कौन कौन सैनिक होशियार है जो क्रांति कर सकते हैं। बटन इन दोनों के नाम लिख लेता है पर्ची पर, जयदयाल और मेहराब खान के, और नाम लिखकर राजा के पास में चला जाता है। राजा के पास में जाकर राजा को बोलता है राम सिंह कि राजा जी मुझे इन दोनों पर डाउट है, ये कभी भी अपने खिलाफ यहां पर कोटा में क्रांति कर सकते हैं। जैसे ही जाकर राजा को बोलते हैं, बटन ये भी बोलता है राजा को कि इनको आप गिरफ्तार कर लो, लेकिन राजा इन पर विश्वास नहीं करता है बटन पर। राजा सोचता है कि नहीं करेंगे विद्रोह। और जब ये बटन जाकर राजा को बोलता है
इस बात का पता चल जाता है जयदयाल और मेहराब खान को। इन दोनों को मालूम चल जाता है कि इस अंग्रेज अधिकारी पॉलिटिकल एजेंट ने अपन दोनों की शिकायत जाकर राजा को कर दी कि अपन दोनों यहां पर विद्रोह करेंगे। जब दोनों को पता लगता है, दोनों बैठकर बात करते हैं कि यहां पर बदनाम तो वैसे भी हो गए, बटन ने अपना नाम तो वैसे भी खोल दिया वहां पर, अब तो इस बटन की खैर नहीं है, अब तो इस बटन को ही हटाएंगे पहले। और दोनों के दोनों जाते हैं बटन के पास में, जहां पर बटन रह रहा था उस महल के पास में जाते हैं और जाकर बटन को बाहर निकालते हैं और बटन को बाहर निकालकर उसका सर काट देते हैं। सर काट के कोटा शहर में घुमाते हैं, रैली निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं जयदयाल और मेहराब खान, और बोलते हैं कि जो भी अंग्रेजों का साथ देगा उसका यही हाल होगा, उसका यही हाल होगा यदि अंग्रेजों का साथ दिया तो। और दोनों के दोनों पॉलिटिकल एजेंट को मारकर कोटा के राजा राम सिंह को बोलते हैं कि आप ज्यादा ही पक्ष ले रहे थे उसका, बटन का, अब आपका भी राज्य कुछ भी नहीं है, इस राज्य पर भी हमारा ही अधिकार है। कोटा रियासत पर खुद का अधिकार कर लेते हैं। 6 महीने तक कोटा पर खुद का अधिकार रखते हैं जयदयाल और मेहराब खान। इस राजा राम सिंह सेकंड को बेचारे को कोटा के किले के अंदर कैद करके रख लिया। कोटा का जो किला था, कोटा दुर्ग, इस कोटा के दुर्ग के अंदर बंदी बना लिया इस राम सिंह सेकंड को कि अब तो राजा जी तुम भी अंदर ही खाओ टुकड़े, ज्यादा ही अंग्रेजों का पक्ष ले रहे थे तुम लोग। जयदयाल और मेहराब खान 6 महीने तक कोटा दुर्ग पर अपना अधिकार रखते हैं, लेकिन इस राजा को भी गिरफ्तार करके रखते हैं, बंदी बना लेते हैं। फिर यहां पर देखो कोटा के अंदर एक मंदिर बना हुआ जिसका नाम है मथुराधीश मंदिर। मथुराधीश मंदिर के एक महंत थे जिनका नाम था कन्हैयालाल गोस्वामी। कन्हैयालाल गोस्वामी को, उस पुजारी को पता लगता है कि अपने राजा को इस प्रकार से बंदी बना रखा है, जेल में डाल रखा है। तो कन्हैयालाल गोस्वामी जाता है जयदयाल और मेहराब खान के पास में, इनके पास में जाकर बोलता है, हाथ जोड़कर बोलता है, अरे कम से कम राजा को तो बख्श दो, अपना राजा है, इस रियासत का राजा है, मालिक है रियासत का, इस प्रकार से राजा को गिरफ्तार नहीं कर सकते आप, बंदी नहीं बना सकते। जयदयाल और मेहराब खान उस कन्हैयालाल गोस्वामी को बोलते हैं कि आप समझौता करवाने आए हो, कोई बात नहीं, हम समझौता कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, हमारा एक एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करवा दो आप राजा के, उसके बाद में राजा को छोड़ देंगे हम। अब कालांतर में वहां पर कन्हैयालाल गोस्वामी भी वहां पर समझौता करवाने आए थे। कन्हैयालाल गोस्वामी जाकर राजा राम सिंह को बोलता है कि राजा जी साइन ही तो करने हैं, कर दो साइन। उसके ऊपर 9 शर्तें लिखी हुई थी, उस कागज के ऊपर, उस एग्रीमेंट के ऊपर 9 शर्तें लिखी हुई थी, और उन 9 शर्तों में लिखा था, सबसे पहली शर्त यह थी कि हम जयदयाल और मेहराब खान कोटा के राजा राम सिंह सेकंड के आदेश पर बटन की हत्या कर रहे हैं, पहली शर्त यह लिखी हुई थी। दूसरी शर्त उसमें यह थी कि कोटा का जो शासन प्रशासन है जो जयदयाल संभालेगा, कोटा का जो सेना है उसको मेहराब खान संभालेगा, इस प्रकार से उसमें शर्तें लिखी हुई थी, 9 शर्तें उसमें थी। राजा राम सिंह बोलता है कि मैं साइन कर दूंगा लेकिन एक बार इसको पढ़ूंगा। उसी समय पास में जयदयाल और मेहराब खान थे। कन्हैयालाल गोस्वामी को बोलते हैं कि पढ़कर साइन नहीं करवाने देंगे, यदि राजा को ऐसे साइन करने एग्रीमेंट पर तो इस पे साइन ले लो, हम समझौता कर लेंगे, राजा को किले से बाहर निकाल देंगे, इसको जेल में नहीं रखेंगे। अब वहां पर मजबूरीवश उस राम सिंह को साइन करना पड़ता है, उस 9 शर्त वाले एग्रीमेंट पर साइन कर देता है राम सिंह, और साइन करके वहां पर फंस जाता है। अब कालांतर में अधिकार तो उसके ऊपर, कोटा के दुर्ग के ऊपर, कोटा के अंदर पूरा अधिकार जयदयाल और मेहराब खान का था। अब अंग्रेज वापस कोटा पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं, और जब वापस अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था रॉबर्ट्स। उस रॉबर्ट्स के नेतृत्व में यहां पर कोटा के अंदर सेना भेजते हैं, और यहां पर सेना भेजकर इस कोटा के ऊपर आक्रमण करवाते हैं, और जयदयाल और मेहराब खान है, इन दोनों को वहां पर गिरफ्तार कर लेते हैं। और यह कहा जाता है कि अंग्रेज अधिकारी अपने इस बटन का बदला लेने के लिए जिस जगह पर बटन का सर काटा था जयदयाल और मेहराब खान ने, उसी जगह पर इस जयदयाल और मेहराब खान को वहां पर फांसी पर लटकाया गया। और अंग्रेज वापस बताते हैं वहां की प्रजा को कि यदि कोई अंग्रेजों के खिलाफ भी क्रांति की शुरुआत करेगा, विद्रोह करेगा, तो उसका भी यही हाल होगा। वापस जनता के अंदर अपना भय उत्पन्न करते हैं अंग्रेज, जयदयाल और मेहराब खान को वहां पर फांसी दे देते हैं। इसके बाद में देखो यहां पर जो अंग्रेज अधिकारी आता है रॉबर्ट्स, वो यहां पर आकर वापस कोटा पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, ठीक है।
और जब रॉबर्ट्स आता है तो वो करौली के राजा की भी सहायता लेता है, करौली का राजा भी है उसकी सहायता करता है, जिसका नाम था मदन पाल। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स करौली के मदन पाल के सहयोग से कोटा पर पुनः अधिकार स्थापित करता है। वह कोटा के राजा को मुक्त करवाता है। कोटा के राजा को मुक्त करवाता है। अब देखो यहां पर करौली के राजा मदनपाल जब सहयोग करते हैं तो करौली के राजा मदनपाल की तोपों की सलामी बढ़ा देते हैं। तोपों की सलामी का मतलब है जब भी अंग्रेजों के दरबार में कोई भी राजा जाता तो उसकी स्वागत सत्कार के लिए पटाखे छोड़ते थे। पटाखे पुराने टाइम में तोप ही चलती थी कि जैसे ही राजा एंट्री मारे मेन गेट के अंदर, वहां पर उस राजा के लिए, उस राजा की स्वागत के लिए वहां पर कुछ ना कुछ किया जाए, तो वहां पर तोप छोड़कर उसका स्वागत किया जाता था। और अलग अलग राजाओं को अलग अलग तोपों की सलामी दे रखी थी वहां पर। जैसे ही करौली का राजा अंग्रेजों के दरबार में पहले जाता तो उस समय उसको 17 तोप छोड़कर उसको सलामी दी जाती थी। 17 तोप वहां पर चलाकर उसको सलामी देते थे, उसका स्वागत करते थे। पहले उसको 13 तोप छोड़कर सलामी देते थे और जैसे ही उसने सहयोग किया यहां पर कोटा के अंदर, उसको 17 तोपों की सलामी दे दी। कोटा के राजा को पहले 17 तोपों की सलामी देते थे, लेकिन जैसे ही वो एग्रीमेंट अंग्रेजों ने पढ़ा, नो शर्त वाला, उस एग्रीमेंट में शर्त लिखी हुई थी कि हम कोटा के राजा राम सिंह के आदेश पर बटन की हत्या कर रहे हैं। तो जैसे ही उनको पता लगता है वो क्या करते हैं, इसकी तोपों की सलामी घटा देते हैं और इसकी तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर देते हैं। तो किस व्यक्ति की तोपों की सलामी बढ़ाकर कितनी की जाती है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। करौली के मदन पाल की तोपों की सलामी 13 से 17 की गई और जो कोटा के राजा थे राम सिंह की 17 से 13 की गई। इसकी तोपों की सलामी घटा दी जाती है। तो कहां के राजा की तोपों की सलामी बढ़ाई जाती है और कहां के राजा की तोपों की सलामी घटाई जाती है, यह भी एग्जाम के अंदर पूछते हैं।
तो यहां पर देखो ये कोटा का जन विद्रोह है। इसमें कोटा के जन विद्रोह में आपको मेन जो बातें हैं ये आपको याद रखनी है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोटा का जन विद्रोह, जनता जहां पर विद्रोह करती है उसको बोलते हैं जन विद्रोह। कोटा में सबसे पहले जन विद्रोह होता है। जन विद्रोह का प्रमुख केंद्र इस कोटा को माना जाता है। राजस्थान में जन विद्रोह का प्रमुख केंद्र है ये। राजस्थान में जन विद्रोह का प्रमुख केंद्र है ये। यहां का पॉलिटिकल एजेंट बटन था। राजा यहां का राम सिंह सेकंड था। और यहां पर 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है, जन विद्रोह की शुरुआत होती है। जयदयाल और मेहराब खान यहां पर विद्रोह की शुरुआत करते हैं। बटन के सर को काटकर कोटा शहर में घुमाते हैं कि जो भी अंग्रेजों का साथ देगा उसका यही हाल होगा, यही हाल करेंगे उसका। बटन को मारकर बोलते हैं। इसके बाद में देखो यहां पर अंग्रेज भी बदला लेने के लिए अपने एक अधिकारी को सेना देकर भेजते हैं जिसका नाम है रॉबर्ट्स। और रॉबर्ट्स आकर दोबारा यहां पर कोटा पर अपना अधिकार स्थापित करता। 22 मार्च 1858 को कोटा पर दोबारा रॉबर्ट्स अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। सहायता लेता है करौली के मदन पाल की, और ये रॉबर्ट्स यहां पर इस कोटा के ऊपर अपना पुनः अधिकार कर लेता है। 22 मार्च 1858 ईस्वी को कोटा पर पुनः अधिकार किया। 20 में जयदयाल और मेहराब खान अपना यहां पर अधिकार रखते हैं। 22 मार्च 1858 को दोबारा अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद में जयदयाल और मेहराब खान को गिरफ्तार कर लेते हैं और अंग्रेजों को मारने की इनको सजा देते हैं। इनको भी फांसी की सजा देते हैं। जहां पर बटन को मारा था इन दोनों ने, उसी जगह पर इनको फांसी दी जाती है। इसके बाद में देखो यहां पर लास्ट पॉइंट इसमें लिख लो आप, जयदयाल और मेहराब खान को फांसी दी गई। जयदयाल व मेहराब खान को फांसी दी गई। इन दोनों को यहां पर फांसी दे दी जाती है। फिर देखो यहां पर ये कोटा का जन विद्रोह है। कोटा के जन विद्रोह के बाद में दूसरा जो जन विद्रोह होता है ये होता है भरतपुर का जन विद्रोह। भरतपुर का जन विद्रोह, भरतपुर का जन विद्रोह। भरतपुर का जन विद्रोह होता है यहां का पॉलिटिकल एजेंट भरतपुर का, यहां का राजा। पॉलिटिकल एजेंट का नाम था मोरिसन। अंग्रेजों का पीए यहां पर बैठा था भरतपुर के अंदर। राजा था यहां का जसवंत सिंह। जैसे ही अलग अलग जगह पर अंग्रेजों की धुलाई हुई, यहां पर राजा को पता लगता है जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह मोरिसन को बुलाता है कि पॉलिटिकल एजेंट साहब आप आओ यहां पर। इसको बुलाकर हाथ जोड़ता है इसके जसवंत सिंह, और हाथ जोड़कर इसको बोलता है मोरिसन को कि आप यहां से हमारी रियासत छोड़ दो। यदि आप हमारी रियासत में भरतपुर में रहोगे तो आपके साथ में हमें भी संकट है, आपके साथ में हमारी भी धुलाई हो सकती है। मोरिसन बोलता है कि मैं पॉलिटिकल एजेंट हूं अंग्रेजों का, कैसे छोड़ दूं भरतपुर को, अंग्रेजों ने मुझे नियुक्त किया है, आप कौन होते हो यहां से मुझे निकालने वाले। जसवंत सिंह बोलता है कि कैसे छोड़ दूं, यदि आप ऐसा क्वेश्चन करोगे, क्यों छोड़ दूं ऐसा क्वेश्चन करोगे आप, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कोटा के पॉलिटिकल एजेंट से लो। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट को वहां मार दिया। वहां के राजा को, राम सिंह को और बेचारे को कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसको बंदी बना लिया। तो यहां पर ये जो जसवंत सिंह है इस मोरिसन को रियासत छोड़ने की सलाह देते हैं, और मोरिसन फिर लास्ट में रियासत छोड़कर चला जाता है। रियासत छोड़कर आगरा चला जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कहां के पॉलिटिकल एजेंट रियासत छोड़कर विद्रोह के समय, जन विद्रोह के समय रियासत छोड़कर आगरा चले गए थे। वो पॉलिटिकल एजेंट थे भरतपुर के, जिनका नाम था मोरिसन। मोरिसन भरतपुर रियासत छोड़कर
आगरा चले गए, रियासत छोड़कर ये आगरा चले जाते हैं। ये भरतपुर का जन विद्रोह है। इसके बाद में देखो यहां पर इसके पास में जो रियासत है जिसका नाम है धौलपुर रियासत, धौलपुर का जन विद्रोह। अगला विद्रोह लिखो धौलपुर का जन विद्रोह। धौलपुर का जन विद्रोह। धौलपुर रियासत में भी जनता विद्रोह करती है अंग्रेजों का। यहां पर देखो यहां के राजा और यहां के पॉलिटिकल एजेंट, इस धौलपुर रियासत के जो राजा थे, राजा का नाम था भगवंत सिंह, और यहां के जो पॉलिटिकल एजेंट थे जिनका नाम था निक्सन। और यहां का पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम था निक्सन। यहां पर शांति चल रही थी, बिल्कुल कोई विद्रोह नहीं होता है, लेकिन यहां की जनता चाहती कि यहां पर भी विद्रोह हो, अंग्रेजों की धुलाई हो। तो यहां पर क्या करते हैं, जनता बाहर से लोगों को बुलाती है कि तुम आओ यहां पर और इस राजा की धुलाई करो, इस पॉलिटिकल एजेंट की धुलाई करो। बाहर से सेना आती है, बाहर से सेना आकर धौलपुर में विद्रोह करती है। फिर राजा की बस की बात नहीं होती है, वो विद्रोह दबता नहीं है, तो राजा भी क्या करता है, बाहर से सेना बुलाता है कि तुम आओ यहां पर इस विद्रोह को दबा कर जाओ। तो राजस्थान की वह रियासत जिसमें जन विद्रोह करने के लिए बाहर से लोग आए थे, वो रियासत है धौलपुर रियासत। राजस्थान की वह रियासत जिसमें जन विद्रोह को दबाने के लिए सेना बाहर से आई थी, तो वो रियासत है धौलपुर रियासत। जन विद्रोह करने के लिए यहां पर जो लोग आए थे वो आए थे इंदौर और ग्वालियर से। जन विद्रोह को दबाने के लिए जो सेना आई थी वो पटियाला के राजा ने भेजी थी। यहां पर पटियाला पंजाब के जो राजा थे उसने यहां पर सेना भेजी थी। तो यहां पर देखो विद्रोह करने के लिए लोग बाहर से आते हैं और विद्रोह दबाने के लिए भी लोग बाहर से आते हैं। यहां विद्रोह करने के लिए, यहां विद्रोह करने के लिए इंदौर व ग्वालियर से, इंदौर व ग्वालियर से रामचंद्र व हीरालाल के नेतृत्व में सेना आई। और इस विद्रोह को दबाने के लिए भी सेना बाहर से आती है। यहां विद्रोह दबाने के लिए पटियाला पंजाब से सेना आई। पटियाला पंजाब से सेना आई। पटियाला पंजाब से सेना आती है यहां के विद्रोह को दबाने के लिए, और वो सेना यहां पर विद्रोह दबाकर वापस जाती है। इसके अलावा देखो यहां पर जो रियासत है जिसका नाम है अलवर रियासत, अलवर का जो जन विद्रोह है, अलवर के अंदर जन विद्रोह किसके नेतृत्व में होता है और कब होता है? यहां पर अलवर का जन विद्रोह, अगला जन विद्रोह लिखो अलवर का जन विद्रोह। यहां पर देखो पॉलिटिकल एजेंट नहीं था कोई भी, यहां के राजा थे जिनका नाम था विनय सिंह। राजा के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था फैजुल्ला खां। राजा जी तो अंग्रेजों का साथ देते हैं क्योंकि अंग्रेजों ने संधियां कर रखी थी, इस वजह से राजा तो क्या करते हैं, अंग्रेजों का साथ देते हैं। और जो यहां पर प्रधानमंत्री थे फैजुल्ला खान, ये वहां पर सैनिकों को उकसाते हैं, वहां की जनता को उकसाते हैं कि आप तो धुलाई करो इन अंग्रेजों की ढंग से, देखा जाएगा। तो देखो यहां पर
इस रियासत के राजा तो साथ देते हैं अंग्रेजों का, लेकिन इसी राजा का प्रधानमंत्री फैजुल्ला खान विद्रोहियों का साथ देता है। विद्रोहियों का साथ दिया, इसने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों का साथ दिया, ये अंग्रेजों का साथ देता है। मोनिका बोल रही है 11 जुलाई 1857। तो यहां पर इस अलवर के अंदर जो विद्रोह होता है, जन विद्रोह होता है, इस जन विद्रोह की डेट है 11 जुलाई 1857 और जो धौलपुर के अंदर जन विद्रोह होता है उसकी डेट है 27 अक्टूबर। इसकी डेट आप लिख लेना, 27 अक्टूबर 1857 विद्रोह होता है। 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह होता है, कोटा में सबसे पहला जन विद्रोह होता है। फिर यहां पर 27 अक्टूबर को होता है। भरतपुर के अंदर जन विद्रोह होता है 31 मई को, और अलवर के अंदर जन विद्रोह होता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई 1857 को विद्रोह होता है यहां पर। तो ये राजस्थान के अंदर देखो अलग अलग रियासतों में जनता ने विद्रोह किया था, उसको बोलते हैं जन विद्रोह। कहां पर किसने जन विद्रोह किया, किसके नेतृत्व में जन विद्रोह किया, कहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, राजा ने किसका साथ दिया, किसने जनता का साथ दिया, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज देखो सबसे पहले तो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट में जो युद्ध हुआ था एरिनपुरा के अंदर, एरिनपुरा छावनी के अंदर, जिसका नाम था अव्वा का युद्ध। अव्वा के युद्ध के बाद में मैंने आपको जन विद्रोह पढ़ाया। जन विद्रोह में सबसे पहला जन विद्रोह है कोटा का जन विद्रोह। सबसे पहला जो जन विद्रोह है वो है कोटा का जन विद्रोह। कोटा का जन विद्रोह, यहां पर कोटा का जन विद्रोह होता है सबसे पहले 15 अक्टूबर 1857 को। यह क्वेश्चन लेब असिस्टेंट के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। बटन यहां पर पॉलिटिकल एजेंट था, राजा राम सिंह था। यहां पर जयदयाल और मेहराब खान दोनों क्या करते हैं, विद्रोह की शुरुआत करते हैं और कालांतर में कोटा के किले पर खुद का अधिकार स्थापित कर लेते हैं। 22 मार्च 1858 को दोबारा अंग्रेज क्या करते हैं, कोटा पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। करौली का मदनपाल साथ देने के लिए आता है अंग्रेजों का, इस वजह से मदनपाल की तोपों की सलामी बढ़ा देते हैं। तोपों की सलामी का मतलब है अंग्रेज के दरबार में राजा जाएगा तो उसके स्वागत के अंदर फटाके छोड़कर उसका स्वागत किया जाएगा। फटाके पहले तोप होती थी, तोप छोड़कर उसका स्वागत किया जाएगा। तो जैसे ही जिस राजा की एंट्री होगी, जितनी तोपों की सलामी उसके लिए फिक्स कर रखी है उतनी तोपों की सलामी दी जाती थी। तो करौली के राजा को पहले 13 तोप छोड़कर उसको सलामी देते थे, स्वागत करते थे, और यहां पर इसकी 13 तोपों की सलामी से बढ़ाकर 17 कर दी गई। और कोटा के राजा की जो तोपों की सलामी थी वो घटा दी जाती है, यहां पर 17 से 13 कर दी जाती है। जयदयाल और मेहराब खान को दोनों को फांसी दे दी जाती है। इसके बाद में देखो यहां पर भरतपुर का जन विद्रोह, ये 31 मई को होता है। भरतपुर का जन विद्रोह 31 मई 1857 को होता है। यहां पर राजा थे जिनका नाम था जसवंत सिंह, पॉलिटिकल एजेंट का नाम था मॉरिसन। राजा जी जसवंत सिंह जी बोलते हैं पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को कि आप यहां से रियासत छोड़ दो, यदि आप रियासत में यहां पर रहोगे तो जनता आपको कूटेगी और आपके साथ साथ में हमारी भी धुलाई हो जाएगी। तो फिर मॉरिसन क्या करता है, रियासत छोड़कर चला जाता है और ये आगरा में चला जाता है। इसके बाद में देखो अगला जन विद्रोह है धौलपुर का जन विद्रोह। राजा भगवंत सिंह और यहां पर पॉलिटिकल एजेंट थे जिनका नाम था निक्सन। जनता का साथ देने के लिए कोई नहीं था कि जनता वहां पर अंग्रेजों की धुलाई करे, तो जनता क्या करती है, अपने हेती बेवारियों को बाहर से बुला लेती है, दोस्तों को बाहर से बुला लेती है। तो यहां पर देखो जनता क्या करती है, विद्रोह करने के लिए लोगों को बाहर से बुलाती है। इंदौर और ग्वालियर से जनता बाहर से लोगों को बुलाती है। किसके नेतृत्व में वहां पर सेना आती है, रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में वहां से सेना आती है। फिर राजा जी यहां पर डर जाते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो जाता है, राजा डर जाते हैं कि अब इनको दबाएं कैसे, इनको रोके कैसे। तो राजा क्या करता है, फिर राजा से अकेले से पार नहीं पड़ती है इनको विद्रोह को दबाने के लिए, तो राजा क्या करता है, बाहर से सेना बुला लेता है। राजा यहां पर सेना बुलाता है पटियाला पंजाब से, और सेना बुलाकर इस विद्रोह को दबाता है। तो इसी धौलपुर के जन विद्रोह की विशेषता यही है कि इसमें विद्रोह करने के लिए जनता बाहर से आई, लोग बाहर से आए, और विद्रोह को दबाने के लिए भी सैनिक बाहर से आए। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद में देखो यहां पर अलवर का जन विद्रोह, विनय सिंह राजा था, ये अंग्रेजों का साथ देता है क्योंकि पहले ही सांठ गांठ कर रखी थी इन्होंने, अंग्रेजों की और राजाओं की संधियां हो रखी थी।
तो एक दूसरे के दोस्त बने हुए थे। इसका जो प्रधानमंत्री है फैजुल्ला खान, ये विद्रोही सैनिकों का साथ देता है, विद्रोहियों का साथ देता है। 11 जुलाई को यहां पर विद्रोह होता है। तो यहां पर देखो, अब जो 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति के बारे में जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो केवल और केवल जयपुर का जन विद्रोह है। जयपुर के जन विद्रोह के अलावा टोंक का जन विद्रोह है, और उसके बाद में जो क्रांतिकारी है जिसका नाम है तात्या टोपे, इसके अलावा जो अमरचंद भाटिया है, इनके बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंदर। और अगली क्लास में इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट अध्ययन हो जाएगा, इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट चर्चा हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही।